नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव। आज हम रवीश के साथ इजराइल की सेना का पूरा विश्लेषण करेंगे। वो कितनी शक्तिशाली है, कितनी कमज़ोर है, या बॉर्डर पे सोती रहती है, या जो भी है। और हमास वाले वहाँ आते हैं, हमला कर जाते हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई तोड़ नहीं निकाल पाई है। तो आप सुनेंगे रवीश के साथ कि असल में मामला है क्या सेना का। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इजराइल की सेना के बारे में हम सभी ने कुछ न कुछ सुन रखा है, ये है वो है, आधा अधूरा ही सही मगर सुना तो। लेकिन हमास का हमला हुआ नहीं कि इजराइल ने अमेरिका से सैनिक मदद मांग ली। जिस देश की सेना के अभेद्य होने के इतने किस्से हों, अफवाहें हों, वह देश एक झटके में बम से लेकर मिसाइल मांगने लग जाए तो कुछ खटकता है। क्या यही वो इजराइल है जिसकी सेना के बारे में पूरी दुनिया में भौकाल मचा हुआ था? 7 अक्टूबर के दिन की घटना का अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है कि सेना की क्या चौकसी थी और चूक थी कि हमास के लड़ाके इतनी आसानी से घुस आए और घुस आने के कई घंटों तक इजराइल की सेना उन्हें घेर नहीं पाई। उस दिन को याद कर लगता है कि सेना सीमा को खाली छोड़ छुट्टी पर चली गई होगी। 7 अक्टूबर के दिन सेना क्यों इस तरह से बेखबर और कमज़ोर साबित हुई, हम इसके कारणों की पड़ताल करेंगे। लेकिन उस घटना के बाद भी इजराइल की सेना की साख हवा में नहीं बनाई गई थी। उसके उपकरणों, सर्वेलांस उपकरणों, हथियार इतने बेहतरीन माने जाते रहे कि भारत सहित 30 से अधिक देश उसके खरीदार थे। उसकी ट्रेनिंग की भी दाद दी जाती रही है। मध्य पूर्व में इजराइल की सेना को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। उन्नत सर्वेलांस सिस्टम है और हथियार भी। यहाँ मैं अल जजीरा की वेबसाइट पर मिले एक लेख से कोट कर रहा हूँ। इस लेख में द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज मिलिट्री बैलेंस 2023 के आंकड़े का इस्तेमाल हुआ है, जिसके अनुसार इजराइल के पास करीब 1,70,000 की सेना है और 4.5 लाख से अधिक की रिजर्व फोर्स है। वायुसेना की क्षमता तो और भी उन्नत मानी जाती है। 43 अपाचे हेलीकॉप्टर, 83 F-15, 196 F-16, 30 F-35 सीरीज के लड़ाकू विमान हैं, 142 हेलीकॉप्टर भी हैं, 5 सबमरीन हैं। किसी भी रॉकेट को हवा में ध्वस्त कर देने के लिए आयरन डोम सिस्टम है। इजराइल ने अमेरिका की मदद से आयरन डोम की तकनीक को विकसित किया। 2021 का आंकड़ा है कि आयरन डोम सिस्टम ने हमास और अन्य फलस्तीनी संगठनों की तरफ से जो रॉकेट दागे गए, 90% रॉकेट को हवा में ही मारकर खत्म कर दिया गया। प्रति व्यक्ति आय के अनुसार कतर के बाद इजराइल दुनिया का दूसरा देश है जो रक्षा पर सबसे अधिक पैसा खर्च करता है। इजराइल के हथियार इतने बेहतर होते हैं कि कई देश इसके खरीदार हैं। अमेरिका में एक कानून है जिसका नाम है लीही लॉ। इसके तहत अमेरिका किसी को सैनिक मदद के तहत अगर हथियार देता है तो उसकी शर्त होती है कि हथियार का इस्तेमाल कैसे होगा, मानवाधिकार के उल्लंघन में नहीं किया जा सकता। मगर इजराइल की सेना की किसी भी यूनिट को इस कानून के तहत दंड नहीं दिया गया है। दोस्ती है अमेरिका और इजराइल। तब भी 15 दिनों से इजराइल की सेना जमीन पर लड़ते हुए बड़ी कामयाबी हासिल क्यों नहीं कर पाई? यह कैसे हो गया कि उसकी सीमा में घुस आए और वह कई घंटों तक देखती रह जाए, बल्कि उसका पता न चले? 7 अक्टूबर के दिन हमास के सामने इजराइल की सेना नजर नहीं आई, मगर 15 दिन बीत जाने के बाद भी वो हमास को पूरी तरह काबू नहीं कर सकी। इजराइल को अभी कितने दिन और लगेंगे, लगता है उसे भी नहीं पता। इजराइल गजा पर हवाई बम बरसाए जा रहा है, पानी बंद कर दिया है, बिजली बंद कर दिया है, निहत्थे लोगों से लड़ रहा है। लेकिन गजा की सीमा पर 3 लाख से अधिक सैनिकों को जुटाए रखने के बाद भी 15 दिनों तक जमीन से हमला नहीं कर पाया। हो सकता है कि यह उसकी रणनीति हो, लेकिन यही उसकी सैनिक ताकत की सीमा भी हो सकती है। अभी तक इजराइल अपनी खुफिया तंत्र सर्विलांस सिस्टम की मदद से कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। अल अहली अस्पताल पर हमले के बाद कहीं से फोन पर बातचीत का प्रमाण ले आया। लेकिन अगर इजराइल का सर्विलांस सिस्टम इतना तगड़ा है
वह हमास की बातचीत को सुन रहा है तो बाकी जानकारी हासिल क्यों नहीं कर रहा? अपने सर्विलांस या पेगासस जैसे जासूसी सॉफ्टवेयरों की मदद से अपने और अन्य देशों के बंधक नागरिकों का सही पता क्यों नहीं लगा सका है? पहले दिन की हार को जीत में बदलने के लिए इजराइल को 15 दिन लग गए, और भी लग सकते हैं। हमास कुछ भी हो, एक देश नहीं है। उसके पास एक देश जितनी सेना नहीं है, देश जितना बजट नहीं है, हथियार या सेना की ट्रेनिंग नहीं है। इजराइल एक देश है। इन 15 दिनों में जो कुछ भी हुआ है उस हिसाब से देखेंगे तो लगता नहीं कि इजराइल की सेना की चौकसी, ताकत और हमले को लेकर जितना बताया जाता था उतना है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि इजराइल तो ताकतवर आज भी है, मगर उससे लड़ने वाले पहले से कहीं ज्यादा बेहतर प्रशिक्षित हो चुके हैं और हथियारों से लैस हो चुके हैं? एक सवाल यह भी हो सकता है। हम इस सवाल से जूझ रहे थे कि 20 अक्टूबर के हारेट्स की पहली खबर पर नजर पड़ी। हिंदी में कहे तो इसकी हेडलाइन कहती है कि चेकपोस्ट पर इजराइल वर्षों से सोता रहा और तभी जंग हो गई। ऐसी बातें तो पहले कभी नहीं सुनाई देती थी कि इजराइल सैनिक रूप से सो जाने वाला देश है। यही बताया गया कि सोते हुए भी जागते रहने वाला देश है। कमाल की बात है, हारेट्स का यह पत्रकार हमले से 6 हफ्ते पहले बॉर्डर की स्थिति पर रिपोर्ट बनाने गया था, जो सुखोत की छुट्टी के दौरान छपनी थी। इस रिपोर्ट के अनुसार सेना बिल्कुल तैयार नजर नहीं है। एमोस हैरेल की रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ दिलचस्प है। एमोस लिखते हैं कि हमास के घातक हमले से 6 हफ्ता और ठीक 1 दिन पहले वे गजा की सीमा से लगे एरेस के पोस्ट पर गए थे। वहां सब कुछ शांत और सूना सा लगा। बहुत कम सैनिक नजर आए। वहां मौजूद गजा डिवीजन के कमांडर रोजनफील्ड चिंतित से लगे, जैसे कुछ होने वाला है। उनसे जब पूछा कि गजा का क्या होगा तो कमांडर ने उदास लहजे में बताया कि चीजें बेहतर तो नहीं होंगी, बल्कि एक मोड़ पर आकर बदतर हो जाएंगी। एमोस हैरेल वरिष्ठ पत्रकार हैं। 25 वर्षों में गजा की सीमा का कई बार दौरा कर चुके हैं। वे लिखते हैं कि सीमा पर सब था, चेकपोस्ट, कटीली तारें, दूरबीन, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, मगर जमीन पर सैनिक नहीं थे। उस समय सेना भी सतर्क नजर नहीं आई, जो भी थे। इसके बाद पत्रकार एमोस लेबनान की सीमा पर जाते हैं और वहां के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल शेख क्लैपर उनसे कहते हैं कि हिजबुल्लाह की जो एलिट यूनिट है उसमें ज्यादा सैनिक हैं वहां मौजूद इजराइल की बटालियन की तुलना में। इस रिपोर्ट को पढ़कर कई भ्रम टूट जाते हैं। पहला भ्रम टूटता है कि जमीन पर सैनिक की तुलना में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना सही नहीं है। यह भ्रम इजराइल को हो गया होगा कि उसके पास आसमान और कैमरे से निगरानी का अभेद्य तंत्र बन चुका है। जिस तरह से हारेट्स के पत्रकार को दोनों सीमाओं पर सैनिक की मौजूदगी कम नजर आई, उससे तो यही लगता है कि सैनिक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर भरोसा कर इजराइल धोखा खा गया। यह भारत के लिए भी सबक है, खासकर अग्निवीर योजना के संदर्भ में। दूसरा भ्रम यह टूटता है कि हमास के हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री संतरी सब सैनिक लिबास पहनते दिखाए गए, मगर क्या उन्हें तब नहीं दिखा कि सीमा पर सैनिक कम है? लेबनान की तरफ हिजबुल्लाह बेहतर तैयारी के साथ उनके सैनिकों से ज्यादा संख्या में मौजूद है। यही इजराइल के सैनिक तंत्र के मुखिया और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बड़ी नाकामी है और हेराज बार बार इसे रेखांकित करता है। इस रिपोर्ट को पढ़कर सिहरन हो जाती है। यह रिपोर्टर जहां जहां गया है वहां वहां हमला भी होता है। जिस कमांडर रोजनफील्ड से बात करता है वो हमले के बाद स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं, मगर अंत में जब बहुत से सैनिक मारे जाते हैं तब हवाई हमले की मदद मांगते हैं, जबकि लड़ाई जमीन की थी। यही नहीं, जिस टेक्नोलॉजी पर इजराइल को बहुत भरोसा था उसने भी साथ नहीं दिया, अलार्म नहीं बजा। बिल्कुल ठीक। इजराइल का मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में मोसाद का और इजरायली डिफेंस फोर्सेस का बहुत मान सम्मान था। लोगों ने ऑलवेज सोचा है कि जहाँ तक इजराइल की डिफेंस है और इजराइल की इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, वो इजरायली नागरिकों की सुरक्षा सबसे बेहतर करती है
और शायद एक और इसमें है कि जब भी उनके नागरिकों को कोई किसी तरह का थ्रेट हो या अटैक हो तो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस और मोसाद बहुत एकजुट होके उनको प्रोटेक्शन देने के लिए या काउंटर अटैक करने के लिए वो तत्पर रहती है। इसमें ज़रूर है इस अटैक में अक्टूबर 7 को जो हुआ उसके बाद उनके रेपुटेशन पे कुछ तो ठेस पहुंची है और मुझे लगता है कि इजरायली नागरिक खुद बेंजामिन नेतन्याहू से, मोसाद के चीफ से, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ से यही प्रश्न बार बार कर रहे हैं कि कैसे है कि 1500 के करीब या 1200 के करीब हमास के जो टेररिस्ट हैं, हमास के फाइटर्स आ सके इजराइल के अंदर। ये भी नहीं है कि वो नॉर्मल रास्ते से आए थे, कुछ पैरा जंपिंग से आए थे, कुछ टेररिस्ट ने वो वॉल जो होता है, एक आयरन वॉल बुलाते थे गाजा और इजराइल के बीच में, उसको पार कर दिया, बुलडोजर्स लगा दिए। तो एक तो प्रश्न ये है कि आपके पास इंटेलिजेंस क्यों नहीं था पहले, क्योंकि हमें पता है कि इजरायली इंटेलिजेंस बहुत ही मशहूर है वर्ल्ड में। दूसरा आई थिंक दूसरा प्रश्न जो पूछा जा रहा है ये है कि जब उन्होंने वो जो वॉल है, जो दीवार है, उसको लांग कर दी थी तो फिर अलार्म क्यों नहीं बजा, क्यों नहीं मतलब तुरंत ही सिक्योरिटी फोर्सेस, हेलीकॉप्टर सब वहाँ पर पहुँच गए बॉर्डर के पास, इजराइल के बॉर्डर के पास। अगर उन्होंने 12 जगह आक्रमण किया है, हमला किया है, तो उन 12 जगहों में सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नहीं थे? हालांकि बहुत बताया जाता है कि एक एक धार्मिक पर्व था और लोग घर में थे इस वक्त, और काफ़ी सुबह ये हमला पहले हुआ था। लेकिन फिर भी प्रश्न जागता है कि क्यों सिक्योरिटी वहाँ पर क्यों नहीं थी? हम इन प्रश्नों के जवाब कई लेखों में खोज रहे थे कि इजराइल के बारे में इतना सुना है, लेकिन उस इजराइल के साथ ऐसा क्या हुआ? हारिस के पत्रकार ने लिखा है कि लेबनान की साइड में हिजबुल्लाह पहले से कहीं ज्यादा तैयार और ज्यादा संख्या में नजर आ रहा था। इसी संदर्भ में हमारी नजर अटलांटिक वेबसाइट के एक लेख पर पड़ी। एंड्रयू एक्सक्यूम लेबनान में पीएचडी करने गए हिजबुल्लाह पर। इसके लिए 3 साल वहां रहे। वहां उन्होंने हिजबुल्लाह के लड़ाकों से भी बात की और अपने लेख में बताया है कि 2006 में जब हमास ने छोटा सा हमला किया तब अमेरिका और इजराइल के सैनिकों ने घेर लिया, मगर हमास इजराइल की सैनिक क्षमता से प्रभावित नहीं हुआ। अमेरिका के सैनिकों की ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। एंड्रयू लिखते हैं कि अपनी गलतियों से सीखने के मामले में इजराइल का रिकॉर्ड अमेरिका से बेहतर माना जाता है, मगर इजराइल की सेना कॉन्स्क्रिप्ट्स और रिजर्विस्ट पर निर्भर करती है। कॉन्स्क्रिप्ट्स का मतलब यही हुआ कि सेना की ट्रेनिंग लेने वाले वो नागरिक जो अनिवार्य रूप से सेवा देते हैं, सेना में रहते हैं, और रिजर्विस्ट वो कहलाते हैं जो ट्रेनिंग लेते हैं और कुछ समय के लिए सेवा करते हैं, फिर कुछ और काम करने लग जाते हैं। जब इनकी ज़रूरत होती है सेना की ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। एक तरह से सेना अस्थायी हो जाती है और पूरी तरह पेशेवर नहीं हो पाती। जब सेना में जवान स्थायी रूप से भर्ती होते हैं तो उनकी ट्रेनिंग और पेशेवर क्षमता अलग होती है। हमें ऐसे लेख भी मिले जिनमें बताया गया है कि इजरायली नौजवानों में अनिवार्य सेवा को लेकर बीते सालों में उत्साह कम हुआ। इजराइल में 18 वर्ष से ऊपर के सभी को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है सेना की, और सेना में काम करना पड़ता है। बार बार सेना में नए लोग कुछ समय के लिए आकर ट्रेनिंग लेते हैं और रिजर्व हो जाते हैं। लड़कों को 32 महीनों के लिए और लड़कियों को 24 महीनों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हीं में से 4 लाख रिजर्विस्ट इजराइल में हैं। मुझे उम्मीद है अटलांटिक के इस एक्सपर्ट की बातों को सुनते हुए भारत के एक्सपर्ट अग्निवीर योजना के बारे में सोच रहे हैं। अगर भारत ने यह आइडिया इजराइल से उठाया है तो उसे अटलांटिक और हारिस का यह लेख पढ़ना चाहिए, फिर अग्निवीर पर विचार करना चाहिए। अनुशासन से लेकर सतर्कता के बारे में भारत की सेना कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ नजर आई, और उसका कारण यही है कि यहाँ जवान लंबे समय के लिए भर्ती किए जाते हैं और हर समय वह जवान की भूमिका में होता है। इजराइल की सेना में बारी बारी से कोई नौजवान आता है, चला जाता है। इस कारण उसकी लापरवाही कई बार दुश्मनों की निगाह में भी आ जाती है। नागरिक को सेना की ट्रेनिंग देने से वह सैनिक नहीं बन जाता है,
कुछ समय बाद वह पिज्जा बर्गर बनाने लग जाएगा तो पिज्जा का एक्सपर्ट बनेगा, सेना का नहीं। उसे वापस सेना में लाकर आप वो हासिल नहीं कर सकते जो एक पूर्णकालिक सैनिक से हासिल कर सकते हैं। अग्निवीर वाले इसे सुन लें। उसके 2 या 3 कारण हैं। एक बड़ा कारण तो ये है कि जो इजराइल की सेना है उसमें जो सैनिक आते हैं वो सिर्फ कुछ समय के लिए आते हैं। वो पूरी तरह से एक वॉलंटियर सेना है। जो भी इजरायली युवक या युवती 18 साल की उम्र पूरी कर लेता है उसको इजरायली सेना के अंदर नौकरी करना जरूरी होता है। बहुत ही छोटी सेना है, इसके अंदर करीब 1,70,000 के करीब सैनिक हैं। उसके अलावा रिजर्विस्ट हैं करीब 4.5 लाख 4,65,000 लोग रिजर्व के तौर पर वहाँ पर नौकरी करते हैं। तो जो सेना है, जो बड़ी सेना है, वो पूरी तरह से वॉलंटियर्स पर है। जो लोग इस तरह से आते हैं, जो सिर्फ शायद जो पुरुष हैं वो 32 महीने के लिए और जो महिलाएं हैं वो 24 महीने के लिए नौकरी करती हैं। तो ये लोग प्रोफेशनल सोल्जर्स नहीं हैं। ये लोग उस तरह के सोल्जर्स हैं, उस तरह के सैनिक हैं जो कि कुछ समय के लिए आए। कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, कोई किसी और तरह का इंजीनियर है, कोई और काम कर रहा है, वो आया, उसने नौकरी की और उसके बाद वो वापस चला गया। जो कि अभी अमरीकी सैनिक हैं, अमरीकी अधिकारी हैं, उन लोगों ने ऐसा कहा भी है कि इजरायली सेना का जो जज्बा है, जो काबिलियत है, वो कम होती जा रही है। दूसरी चीज़ ये हुई है कि इजरायली सेना बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर आधारित होने लगी है, सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ओर देखती है। उसकी जो जिस तरह की पहले की जो काबिलियत थी, जिसमें कि लोग सैनिक लीडरशिप जिस तरह से काम करती थी, वो अब उस तरह से काम नहीं कर पा रही। यहाँ तक कि गाजा के अंदर वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स पर, सैटेलाइट्स पर, AI पर, उस पर आधारित है उनकी इंटेलिजेंस। इस तरह से नहीं उनके पास इंफॉर्मेशन आती है कि लोग वहाँ पर हो। 2006 के बाद से वहाँ पर लोग इजरायली लोग हैं ही नहीं। और तीसरी बात यह है कि जो उनके जो दुश्मन हैं, जिस तरह से अपने दुश्मनों को देखते हैं, फिलिस्तीनियों को या हमास को, उन लोगों से उनका संबंध बिल्कुल टूट गया है। इजरायली सेना को उनकी समझ बहुत कम है, उनकी ना समझ है, ना वो किस तरह से सोचते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से उनका अटैक करने का तरीका है। ये समझ इजरायली सेना के अंदर पूरी तरह से कम हुई है। इसलिए इजरायली सेना की जो परफॉर्मेंस है इस बार जब हमास का हमला हुआ तो वो बहुत अच्छी नहीं रही। इसमें भारत के लिए संदेश है, अग्निवीर योजना के समर्थकों को अपनी राय में संशोधन कर लेना चाहिए। किसी को पता नहीं था कि इतनी जल्दी इजराइल के मोर्चे पर अग्निवीर योजना की इस तरह की पोल खुल जाएगी। राहुल गांधी ने जब अग्निवीर योजना का विरोध किया तब युवाओं ने भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि युवाओं को धर्म की राजनीति में ज्यादा मजा आता है और गोदी मीडिया ने भी राहुल गांधी का मजाक उड़ाया। जो सैनिक को तैयार करने में 5, 10, 15 साल लगते हैं, मिसाइल चलाने में, रॉकेट चलाने में, हथियार को ठीक से चलाने में जो टाइम लगता है उसको भूल जाइए। सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग की जरूरत है। 4 साल बाद घर वापसी। जब मैं ये बात उठाता हूं तो कहते हैं मैं सेना के विरोध बात कर रहा हूं। मैंने बोला था प्रेस के मित्र हैं, ये भी उनकी बात करते हैं कि देखो भैया, समझ गया, मैं सेना की बात उठा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 15 साल आप सर्विस देते थे, 80,000 युवाओं को देते थे, पेंशन देते थे, अब नहीं दोगे। पहले ट्रेनिंग देते थे, सालों के लिए ट्रेनिंग देते थे, अब 6 महीने की ट्रेनिंग दोगे। अग्निवीर योजना हो जाए और मैं सेना के खिलाफ बात कर रहा हूं, मैं सेना की रक्षा कर रहा हूं, मैं सेना का आदर कर रहा हूं। तो क्या भारत सरकार अग्निवीर योजना को लेकर विचार करेगी? इजराइल का हाल आपके सामने है। इस तरह की योजना मॉल की सुरक्षा के लिए चल सकती है, मगर मुल्क की सुरक्षा के लिए कारगर नहीं लगती। यही नहीं, जेरूसलम पोस्ट और टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी एक खबर से पता चला कि आप भले ही 5 लाख लोगों को सेना की ट्रेनिंग दे दें, लेकिन उनके लिए जरूरी सामान, हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट, रात में देखने वाला चश्मा, दूरबीन, हेलमेट, इनका इंतजाम आप नहीं करते।
जब आपात स्थिति में जरूरत पड़ती है तो इन सामानों को खोजने लग जाते हैं। इस बार इजराइल ने रिजर्विस्ट तो तुरंत जुटा लिए, मगर इन सामानों की कमी हो गई। यही इस खबर में लिखा है कि हजारों सैनिक जुटा लिए गए, मगर उनके लिए हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, सिरेमिक वेस्ट की कमी हो गई। सैनिक को बंदूक के अलावा भी कई चीजों की जरूरत होती है, जिसके लिए इजराइल को इंतजार करना पड़ा। लोगों ने बुलेट प्रूफ जैकेट दान दिए, मगर गुणवत्ता की समस्या हो गई। सेना को 20,000 हेलमेट और 50,000 सिरेमिक वेस्ट मंगाने पड़े हैं। इसलिए हम इस वीडियो में अलग अलग जगहों पर इजराइल की सेना को लेकर जो विश्लेषण छपे हैं उनसे कड़ियां बना रहे हैं। हम फिर से लौटते हैं अटलांटिक के इस विश्लेषण पर। अमेरिका इजराइल को हर साल करीब $4 अरब की मदद देता है, जिससे इजराइल सैनिक साजो सामान खरीदता है। अटलांटिक के इस लेख को पढ़ते हुए हमें हमले के बाद हारेत्स का ही दूसरा संपादकीय याद आया, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बताया था। हारेत्स ने सवाल उठाया था कि क्या ये कमांडर लोग मानसिक रूप से तैयार हैं देश को लीड करने में। अब जाकर हारेत्स के संपादकीय का मतलब सही से समझ में आया कि अस्थायी और तदर्थवाद यानी अडॉकिज्म ने इजराइल की सेना को हाउसिंग सोसाइटी का गार्ड बना दिया है, जो सेना जैसी वर्दी में तो दिखते हैं, मगर उनके पास ट्रेनिंग नहीं होती और उन्हें उनकी मजदूरी के हिसाब से पैसे भी नहीं दिए जाते। वे शारीरिक रूप से कमजोर भी होते हैं। जब सेना और खुफिया तंत्र पर टेक्नोलॉजी हावी हो जाए, इंसानी हुनर बहुत पीछे चली जाए, तो उसका नुकसान हो सकता है। पत्रकार सुशांत सिंह बता रहे हैं कि केवल इसका नहीं, इजराइल के भीतर लोकतांत्रिक ढांचे पर जो हमला हुआ उसका भी असर पड़ा होगा। यही कारण है कि अभी तक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी बंधकों को रिहा कराने में सफल नहीं हो पाई। हारेत्स में मोसाद के पूर्व प्रमुख का लेख छपा है कि बंधकों की सुरक्षित रिहाई करवा पाना मुश्किल होता जा रहा है। ये मोसाद की हालत हो चुकी है। जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके बारे में भारत में बहुत ज्यादा धारणाएं हैं। उसकी जो परफॉर्मेंस थी 1950 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में, वह बहुत मजबूत थी, बहुत अच्छी थी। उसने जिस तरह से कुछ नाजी समर्थकों को अलग अलग जगह से लाया और पकड़ के लाए और उनके ऊपर कोर्ट केसेस वगैरह किए, उनको ट्रायल हुआ और बाकी जगह पर भी जिस तरह से काम किया, उससे उनकी एक रेपुटेशन डेवलप हुई है, जो कि बहुत ही मजबूत, बहुत ही आक्रामक एजेंसी के तौर पर है। पर पिछले कुछ सालों के दौरान, करीब पिछले 10-15 सालों के दौरान मोसाद का परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है। उनका भी टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा जोर रहा है। वो लोग ह्यूमन रिसोर्सेज से ज्यादा टेक्नोलॉजी पर अब ध्यान देते हैं और इसकी वजह से वो जो एजेंसी है उसका काम उतना अच्छा नहीं रह पाया है। दूसरी चीज जो हुई है, जो जिसका कि असर इजरायली सेना पर भी पड़ा है और मोसाद पर भी पड़ा है, वो ये है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू की जो सरकार है, उसने पिछले 1 साल के अंदर जिस तरह के कानूनों में बदलाव लाने की कोशिश की है, जिस तरह की कोशिश की है कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो वहाँ की कोर्ट्स हैं वो उसकी सरकार पर कोई लगाम ना लगा पाए और जो नेतन्याहू के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई ना हो पाए, उसके ऊपर मोसाद के पुराने कर्मचारी, पुराने अधिकारी और उनकी सेना के उच्च अधिकारी और रिजर्विस्ट, उन लोगों ने बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट किए हैं, बहुत जबरदस्त आंदोलन चलाया है। आपने चित्र देखे होंगे, आपने वीडियोस देखे होंगे कि हर हफ्ते हजारों लोग इजराइल में सड़कों पर उतर रहे थे उनके खिलाफ और उसके अंदर उनके सैनिक भी शामिल थे, उनके मोसाद के पुराने अधिकारी भी शामिल थे, उनके सैन्य अधिकारी भी शामिल थे, उनके रिजर्विस्ट शामिल थे, फाइटर पायलट शामिल थे। और उससे ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो इस तरह की जो पॉलिटिक्स है, अथॉरिटेरियन पॉलिटिक्स है, इस तरह की मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स है, उसका असर इन संस्थाओं के परफॉर्मेंस पर ना पड़े। हारेत्स में ही एक परिवार ने ब्यौरा दिया है कि वे घंटों तक बंकर में छिपे रहे, मगर सेना कई घंटों तक एक्शन में नहीं आ सकी। इसीलिए हमने इन उदाहरणों को आपके सामने रखा। हारेत्स में इस ब्यौरे के आगे जो लिखा है, आप भी उसे ध्यान से सुनिए। ये परिवार अपने घर के सेफ रूम में काफी देर से बैठा हुआ था, जिस दौरान दूसरे शहर से इनके पिता और माँ गाड़ी से निकलते हैं। रास्ते में सड़क पर खड़े जवान दिखते हैं जिन्हें कोई आइडिया नहीं था क्या करना है। उनके कमांडर से उनकी कोई बातचीत नहीं थी। रास्ते में उन्हें कुछ घायल जवान भी मिले जिन्हें उनके पिता ने अस्पताल तक पहुंचाया। इसी दौरान एक अन्य
सेवानिवृत्त जनरल उनके साथ हमले की जगह चलने को राजी हेलो। होते हैं। 60 से अधिक उम्र के रिटायर्ड फौजी जंग के मैदान में जाते हैं। सुबह शुरू हुए हमले के बाद शाम 4 बजे उनके घर पिता पहुंचते हैं, तभी फौज भी आती है। लेखक ने लिखा है कि इजराइल देश ने हमारी रक्षा करने का वादा पूरा नहीं किया। जब से हमला शुरू हुआ तभी से इजराइल ने गजा की सीमा पर 3 लाख से अधिक सैनिकों की तैनाती की है, मगर जमीनी हमला नहीं किया। इसका जवाब अब मिल रहा है। यह एक रणनीतिक चुनाव नहीं लगता कि पहले हवाई हमला करेंगे फिर जमीनी हमला होगा, बल्कि अपनी कमजोरी को छुपाने की रणनीति नजर आती है कि हवाई हमला ही करते रहेंगे, जमीनी हमला करने की स्थिति में नहीं है। इजराइल के पुलिस प्रमुख का एक बयान है कि जो भी युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन करेगा उसे गजा भेज दिया जाएगा। इस बयान का मतलब अब समझ में आया। जिस देश की सेना खुद जमीन के रास्ते 15 दिनों से गजा में घुस नहीं पाई, उस देश का पुलिस प्रमुख युद्ध के विरोध करने वालों को गजा भेजने की धमकी दे रहा है। क्या इजराइल के लोग भारत के न्यूज चैनल देखने लगे हैं, जिसकी बहसों में बात बात में मोदी का विरोध करने वालों को पाकिस्तान भेज दिया जाता है? लेकिन यह जानना भी हैरान करता है कि सैनिक प्रधान देश में लोग युद्ध का विरोध कर रहे हैं और हारिस जैसा अखबार सेना की कमजोरियों पर युद्ध के दौरान ही छाप रहा है। भारत में यह अखबार होता तो गोदी मीडिया का एंकर कह रहा होता कि दुश्मन की मदद की जा रही है अपनी कमजोरियां बताकर। इसे एक बार फिर से देख लीजिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू सत्ता के मामले में भले ही ताकतवर लगते हों, लेकिन उनके कार्यकाल में इतना बड़ा हमला कहीं से उनकी ताकत या सूझबूझ की मिसाल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि नेतन्याहू को गुमान हो गया हो कि अरब देशों को अपने पाले में मिला लेने और गजा का गला घोट देने के बाद बगावत की जान नहीं बची होगी, तभी युद्ध के थमने का इंतजार हो रहा है। बल्कि युद्ध के दौरान ही नेतन्याहू को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हमने ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल रोजर्स का ओपन डेमोक्रेसी में एक लेख पढ़ा। इस लेख में एमेरिकस प्रोफेसर साहब लिखते हैं कि इजराइल के बारे में कहा जाता था कि मध्य पूर्व के देशों में सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र है। भले ही इजिप्ट और टर्की की तुलना में इजराइल के पास सैनिकों की संख्या कम है, लेकिन इसकी ट्रेनिंग, इसके उपकरण, टेक्नोलॉजी और परमाणु हथियार के कारण कोई इस पर हाथ नहीं डाल सकता। इजराइल की इस क्षमता को कम नहीं आंका जा सकता। मगर लगता है कि गजा पर हवाई हमलों की जीत का दावा खोखला था। अगर नेतन्याहू ने जल्दी जीत हासिल नहीं की, युद्ध लंबा खींचा, तो उन्हें अपने देश के भीतर बगावत से भी निपटना होगा। सतह पर तो यही नजर आता है कि अपनी सैनिक शक्तियों के कारण इजराइल एक सुरक्षित देश है, लेकिन यह बात सच्चाई से बहुत दूर है। बहुत तेजी से इजराइल की सैनिक शक्ति का मिथक टूटता जा रहा है। बीते 15 दिनों में इजराइल ने ऊपर से बम बरसाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। उसका हवाई हमला बराबरी का भी नहीं है। गजा की तरफ से कोई जंगी विमान उड़ान नहीं भर रहे। इजराइल की एक और कमजोरी सामने आ गई, धार्मिक राज्य होने की कमजोरी। सुशांत सिंह ने अपने लेख में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जियाउल हक और इजराइल के ही एक विचारक बर्नार्ड अविशाई का किस्सा लिखते हैं। आगे आप उन्हीं से इसका मतलब सुनिए। पाकिस्तान के जो पूर्व मिलिट्री डिक्टेटर थे जनरल जियाउल हक, उन्होंने तो ये खास तौर पे कहा कि 2 ही मुल्क हैं जो कि धर्म के नाम पर बने हैं पिछले कुछ सालों में, 20वीं सदी के दौरान, और वो दोनों कॉलोनियल रूलर्स ने बनाए, और वो 2 मुल्क हैं इजराइल और पाकिस्तान। जिस तरह से आप इजराइल के अंदर से अगर यहूदियों को निकाल दें या जो उनकी जूइश रिलीजन को निकाल दें तो कुछ नहीं बचेगा, उसी तरह से अगर आप पाकिस्तान के अंदर से इस्लाम को निकाल दें तो पाकिस्तान में कुछ नहीं बचेगा। ये बात जब इजराइल शुरुआत में बना और जब वहां से फिलिस्तीनी लोग निकाले गए तो उनकी जमीन को कैसे बांटा जाए ज्यूज के बारे में ये समझने के लिए भी इजराइल ने वही तकनीक का इस्तेमाल किया, वही रूल्स का इस्तेमाल किया जो कि पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था जब हिंदू और सिख लोग वहां पर अपनी प्रॉपर्टीज छोड़कर आए थे पार्टीशन के बाद। तो उन दोनों मुल्कों में बहुत ज्यादा समानताएं रही हैं। जो इजराइल के क्रिटिक्स रहे हैं इजराइल के अंदर, उन लोगों ने भी ये कहा है कि क्या इजराइल एक ज्यूइश पाकिस्तान बनना चाहता है? वो क्या सही बात होगी अगर इजराइल एक ज्यूइश पाकिस्तान बनना चाहे? तो यही बात भारत के बारे में जो लोग कहते हैं कि भारत को इजराइल बनना चाहिए, तो शायद भारत इजराइल नहीं
क्योंकि इजराइल और पाकिस्तान तो एक सिक्के के दो ही पहलू हैं। और अगर भारत इजराइल बनने की कोशिश करेगा, जिसकी की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान है, भारत में सब लोग मिलजुल के रहते हैं, भारत किसी एक धर्म, एक जाति, एक समाज के लोगों के लिए नहीं है, तो ये जरूरत ही नहीं है भारत को इजराइल बनने की। भारत अपने आप में शक्तिशाली है, और शायद अगर भारत इजराइल बनने की कोशिश करेगा तो वो पाकिस्तान बनकर रह जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स में नेतन्याहू की प्रोफाइल तैयार की गई है। इसमें मार्क लैंडलर ने लिखा है कि नेतन्याहू हमेशा युद्ध से बचते रहे। क्या उन्हें पता था कि उनकी सेना की ये कमजोरियां हैं? अखबार लिखता है कि इसलिए कूटनीति का सहारा लेकर अरब देशों से संबंध भी बेहतर करने लगे, संवाद स्थापित किया। नेतन्याहू ने कई बार इसकी धमकी दी है, युद्ध करेंगे, मगर किया नहीं। ईरान को धमकाते रहे, मगर कोई सैन्य कार्रवाई नहीं। हवाई हमले किए हैं या स्पेशल ऑपरेशन, मगर पूरे युद्ध से बचते रहे। इसलिए हमास के हमले के बाद उनका वी आर एट वॉर कहना मायने रखता है। ये इस नेता के लिए नया रूल है। उनके लंबे कार्यकाल में इजराइल ने कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा, कभी पूरी सेना को अटैक का कमांड नहीं दिया गया। उनसे पहले के प्रधानमंत्रियों ने ज्यादा बड़े जोखिम उठाए। 2014 में गजा में सीमित ग्राउंड ऑपरेशन किया गया, जिससे घरेलू मोर्चे पर अपनी छवि सुधारने की कोशिश की गई, मगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर